पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच गोलीबारी हुई है। डूरन लाइन पर मुनीर सेना पर हमला हुआ है। पाक आर्मी की कई पोस्ट धुआं धुआं हो गई है। अफगान फौज के हमले में कई घायल हुए। अफगानों ने मुनीर की सेना को खदेड़ दिया है। पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पोस्ट छोड़कर भाग गए पाकिस्तानी सैनिक। ये देखिए, अफगानी जब वहां पर पहुंचे तो कैसे पोस्ट छोड़कर भाग गए पाकिस्तानी सैनिक। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ देखिए डूरन लाइन पर गोलीबारी, दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस अफगान, तीसरी पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानों का कब्जा। यह है मुनीर की सेना का पराक्रम। देखिए, मिडिल ईस्ट के 6 देशों पर ईरान का हम बदला। ये देखिए, ये खबर यहां पर दिखाइए। मिडिल ईस्ट के 6 देशों पर हमला हुआ, ईरान ने यह बदला लिया है। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूएस की फोर्स हाई अलर्ट पर है और फारस की खाड़ी में पहुंचा है एक और अमेरिकी वॉरशिप। इसका क्या मतलब है, यह हम बात करेंगे। खाड़ी देशों पर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। पहले आप ये देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान बेस टारगेट बनाया गया है। इराक के रिहायशी इलाकों पर ईरान ने हमले किए हैं। कुवैत में एयरपोर्ट पर हमला किया है। बहरीन में रिफाइनरी पर हमला किया है। हो क्या रहा है? क्या ये अब वॉर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो रही है? इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के नॉनस्टॉप हमले से दहले हैं अरब देश। यूएई में ईरान की भीषण मिसाइल अटैक, भीषण मिसाइल स्ट्राइक। दुबई एयरपोर्ट के नजदीक सुने गए 10 धमाके। दुबई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। उधर सऊदी अरब में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले में अमेरिकी सर्विलांस विमान E-3G को भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका के KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान को भी नुकसान पहुंचा है। और सऊदी अरब में ईरान का विध्वंसक हमला, प्रिंस सुल्तान बेस पर मिसाइल हमले से तबाही। हमले में 10 अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। 2 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है, यह रिपोर्ट कह रही है। एयर एंड स्पेस फोर्सेज मैगजीन की रिपोर्ट है। जंग में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। हमले में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हो चुके हैं। जंग में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता का बयान है। कुवैत और इराक में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और यहां दोनों जगहों पर अमेरिकी बेसेस हैं। देखिए, वो बॉडी बैग्स जब आप पहुंचे अमेरिका, उस वक्त की तस्वीरें भी यहां पर अब रह कर आ रही हैं। तो ईरान ने हमला क्यों किया है, आप समझिए। पिछले 24 घंटे में ईरान के इंडस्ट्रियल टाउन पर हमले का बदला। 24 घंटे में ईरान के अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, जिसका उसने बदला लिया है। 24 घंटे में ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया गया, उसका बदला लिया है। 24 घंटे में ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों पर हमले का बदला लिया है यहां ईरान ने। जनरल माथुर, सवाल यही है कि अमेरिका तक भले ही ईरान न पहुंच पाए, लेकिन अमेरिकी बेसेस तक तो पहुंच रहा है और अमेरिकी दोस्तों तक भी पहुंच रहा है। तो क्या ईरान ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली, बड़ी अच्छी रणनीति के तहत पिछले 1 महीने में यह वॉर अपने होम ग्राउंड से अब मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट करनी शुरू कर दी है? और क्या वो दिख रहा है? गौरव, जय हिंद। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। ये पिछले 1 महीने में नहीं, ये ईरान इस प्रकार के युद्ध के लिए पिछले 20 साल से तैयारी कर रहा है। 20 साल से उसको मालूम था कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब उसको अमेरिका से 1-on-1 लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने उस समय से इसकी लड़ाई की शुरुआत करी थी और किस प्रकार से अपने रिसोर्सेस को कंजर्व करते हुए इकोनॉमी ऑफ एफर्ट नामक जो आपका एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, उसको अप्लाई करते हुए वो कैसे अमेरिका से और अमेरिका के साथियों से लोहा लेगा, इसकी तैयारी 20 वर्ष से कर रहे थे। उन्होंने सारी प्लेबुक्स अमेरिका की पढ़ी हैं और उन तमाम प्लेबुक्स को पढ़ने के बाद उसका जो एसेंस निकाला है, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी उन्होंने डेवलप करी है। इस स्ट्रेटेजी का मेन मकसद बिल्कुल साफ क्लियर है कि इस वॉर को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हो वो करो। इसके लिए उन्होंने अपने संसाधनों का प्रयोग ऐसा फेज्ड मैनर में किया है जिससे कि अमेरिका लगातार, अमेरिका और इजराइल के ऊपर टाइम टू टाइम, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा गौरव, ये बात समझने की अभी है। दूसरी बात उन्होंने जो करी है वो ये करी है कि कैसे इसको अमेरिका और इजराइल के संसाधनों को मिनिमम कम से कम करते चले जाएं। आज जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि उनके वेपन सिस्टम, मिसाइल्स, उनके जो एम्यूनिशन है वो कम होता चला
जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिसाइल ईरान की निकल सही करके बात। और इजराइल के ऊपर घातक हमले कर नहीं, पाने में सक्षम हो ये रही है। और एक तीसरी बात थी कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है सर आजकल एक बड़ी मूवी का, कि जो घातक है, जो घायल है वो घातक है, और ईरान को जितना घायल किया वो और ज्यादा घातक हो गया है, और जिस तरह से उसने हमले किए वो साफ दिख रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला है इराक। इराक में रिहायशी इलाकों में गिरे हैं मिसाइल के टुकड़े। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो पोस्ट किया है। इराक में 24 घंटे में 23 से ज्यादा एयर अटैक हो चुके हैं। तो इराक ऑलरेडी एक हिस्ट्री रही है इराक और ईरान वॉर। अमेरिकी सैन्य बेस पर विध्वंसक ड्रोन अटैक। अब ये कहां से, ये कौन आ गया? ये प्रॉक्सी है ईरान की, क्या नाम है, इस्लामिक रेजिस्टेंस। ऑयल फील्ड में 10 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं और इसके पीछे ईरान की प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस का बताया जा रहा है हाल। अब एक और बड़ी खबर इराक से। इराक में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना, कई ड्रोन्स और मिसाइल को मार गिराने का दावा। सी-रैम सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट किए। बहुत अच्छा व्हाट्सएप टेक्स्ट आया सर, और मुझे लगता है बड़ा रिलेटेबल है। वो कहते हैं दिस वॉर इज मोर लाइकली टू एंड अप डूइंग रिजीम चेंज इन अमेरिका देन इन ईरान। अमेरिका गया था ईरान में रिजीम चेंज करने, और एक महीने बाद जो लोग सड़क पर उतर आ रहे, लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ ही अब यहां पर रिजीम चेंज का हल्ला बोल कर दिया है, और वजह उसकी ये तस्वीरें जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। क्या कहते हैं आप सर? बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। जब आपके साथ होता हूँ आई लर्न अ लॉट, ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर। फिर जनरल अनुज माथुर की जानकारी तो बेमिसाल है। समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू, बड़ी मदद आपने अभी जो पूछा है रेजिम चेंज का, एक रॉबर्ट मर्टन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट का कानून था जो मैं पढ़ता था, कॉल्ड लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। करना आप कुछ चाहते हैं, हो कुछ और चाहता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो रेजिम चेंज अमेरिका में जो आप बात कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छी संभावना इस समय लग रही है। एक और मजेदार चीज सर, हम हॉर्मुज की बात करते हैं, आई थिंक 1760 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेजिडेंट भेज दिया था हॉर्मुज में। उसके पास एक नेवल स्क्वाड्रन थी, और वो रिपोर्ट किसको करता था? टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो मस्कट जो है इन जो हॉर्मुज है, इन सम वेज वो बॉम्बे का हिस्सा बना हुआ था उस टाइम पे अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। तो हमारे इतिहास के लिंक्स बड़े पुराने हैं। लेकिन अभी जो ईरान की स्ट्रेटेजी है उसके कहते हैं जो फाउंडर था उसका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी। वो मेरे ख्याल 8-10 साल के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर थे, और उन्होंने अमेरिकन स्ट्रेटजी पूरी पढ़ी थी, और फिर उन्होंने ये डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन, कि डिसेंट्रलाइज करो, सब कुछ तेहरान में मत रखो, अगर तेहरान को दुश्मन ने ठोका सब कुछ खत्म हो जाए। तो हर जगह छोटे 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 ये बनाते जो डिसेंट्रलाइजेशन। 31 प्रोविंस है, सबको आप ऑटोनॉमी दो कि अगर तेहरान को ये भस्म कर देते हैं आप लोग लड़िएगा। आज हम उसी को देख रहे हैं। एंड फाइनली सर, अगर आपने ये फिल्म पैटर्न देखी हो, जॉर्ज पैटर्न की जो बड़ी अच्छी मूवी थी, तो पढ़िएगा उसमें जब बैटल ऑफ ट्यूनिस में ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस जनरल अर्विन रॉमेल जो हिटलर का जनरल था, फील्ड मार्शल, उसके टैंक्स को तोड़ रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो उस समय ये मुस्कुरा के पैटर्न कहता है, अबे रोमेल कमीने की औलाद, मैंने तेरी किताब पढ़ी है, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। तो मेरे को लगता है अमेरिकन स्ट्रेटजी ये समझ गए हैं और ठोक रहे हैं अब पूरी तरह। सो ये लंबा जंग चलेगा, नो क्वेश्चन। सर्टेनली सर, क्योंकि एक महीने की जंग ने बहुत कुछ हमें दिखा दिया है कि अमेरिका जो सुपर पावर खुद को कहता है वो अपने अलाइज को ही नहीं डिफेंड कर पा रहा है, अपने आप को चाहे डिफेंड कर पा रहा हो अभी फिलहाल। लेकिन इस बीच कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला है, एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। देखिए एक और अलाई है अमेरिका का, वहां तो बड़ा बेस है अमेरिका का, वहां पर हमला हुआ है विध्वंसक ईरान का। एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, हमले में रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, यह एक रिपोर्ट कह रही है। कुवैत में अमेरिकी बेस पे हड़कंप मच गया है, आईआरजीसी की नौसेना का बड़ा ड्रोन अटैक। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हड़कंप, आईआरजीसी की नौसेना का बड़ा ड्रोन अटैक। बुबियान द्वीप में सैन्य ठिकाने टारगेट हुए, आईआरजीसी ने हमले का वीडियो जारी किया है। और ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरी, बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमला किया गया। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले जारी। ये देखिए बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमला, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले जारी हैं ईरान के। तो मिडिल ईस्ट की जंग, अब नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं वहां पर,
और कितने देश हैं? करीब 6 देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां पर ईरान नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। कहां का? सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। दूसरा देखिए, सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान बेस है वहां पर हमला हुआ है अमेरिकी एयरबेस पर। ये नॉन स्टॉप 6 देशों में अटैक हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान यूएस एयरबेस पर, यूएई के दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश। इनफैक्ट कई ड्रोन तो वहां पहुंचे भी हैं। इराक अमेरिकी बेस और रिहायशी इलाकों पर हमले, कुवैत अमेरिकी मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट पर हमले, बहरीन पापको ऑयल रिफाइनरी बेस सबसे बड़ा टारगेट, और कतर रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले जारी। अभी ओपन सोर्स इंटेल जो जानकारी दे रही है वो तो साफ बता रही है जनरल माथुर कि मिडिल ईस्ट अब सबसे ज्यादा खतरे में है, और अमेरिका के साथ जिन्होंने अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं, इजराइल के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड करने पहुंचे थे, अब इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक तो मैं मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, उसकी अपने कारण है। देखिए, जहां तक सवाल इनको नुकसान पहुंचने का है, ये एक लंबी लड़ाई है। हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बातचीत करी। हम ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन एक बात और साफ क्लियर है कि ईरान को भी बहुत ज्यादा विध्वंस का सामना करना पड़ा है, बहुत नुकसान ईरान का हुआ है। इजराइल, मुझे लगता है कि हालांकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इजराइल के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह मार खा रहा है, ईरान की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। इजराइल का एजेंडा, गौरव, इजराइल का एजेंडा यहां कुछ और नहीं था, बल्कि टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और रिमूवल ऑफ ईरान एज ए थ्रेट कब होगा? जब ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर बना नहीं पाएगा, और जो उसकी जो कन्वेंशनल मिसाइल ड्रोन पावर है उसको आप इतना डिग्रेड कर देंगे कि वो आने वाले यही होता है जब आपकी किसी के साथ विचार मिलते हैं और जब आप किसी के साथ लगातार बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेलीपैथी मैच होती है। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर हमले की खबर है। ईरानी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। पिछले 12 दिनों में 10 बार हमले हुए। जो जनरल माथुर कह रहे थे कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, ईरान कमजोर हुआ है, ईरान की तस्वीर बिगड़ी है, ईरान की शक्ति क्षीण हुई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से कांप गया ईरान। पूरे ईरान में आसमानी धमाकों से कोहराम मच गया है। ईरान के शहरों में नॉन स्टॉप विस्फोट से दहशत मच गई है। पश्चिमी ईरान में IRGC के वेपन डिपो को उड़ा दिया इजराइल और अमेरिका ने। धमाकों में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एक और ब्रेकिंग दिखाता हूं मैं आपको इसी से जुड़ी हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में महाविध्वंस हुआ है। तेहरान के सभी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। तेहरान के मेहराबाद में हमलों से हाहाकार मच गया है। इजरायली हमलों से मसूदिया में चीख पुकार मच गई है। मोसाद की कमेंट्री ने यह जारी किया है वीडियो। और एक और बड़ी खबर, ईरान में B-2 बॉम्बर से विनाशक हमला। अमेरिका के 4 B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स का कहर। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को दहला दिया इन्होंने। परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर म्यूनिशन से तबाही। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के ठिकानों पर बमबारी। और उधर तेहरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। जंग के 30वें दिन विनाशक हमलों की 4 लहर। इजराइल की 60 फाइटर जेट्स ने भीषण बमबारी की है तेहरान में। 20 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ईरानी फोर्स की इमारतें और अंडरग्राउंड बेस तबाह कर दिए गए। तो जंग के 30 दिन तेहरान में सबसे बड़ा हमला। 60 फाइटर जेट से विनाशक हमलों की 4 लहरें। पूर्वी और पश्चिमी तेहरान में 20 से ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक। तेहरान में करीब 15 घंटे में 35 बार हवाई हमलों से दहशत। IRGC हेडक्वार्टर और अंडरग्राउंड बेस टारगेट किया गया। रिहायशी इलाके और तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस। लाविजान, पर्दिस, तेहरान पार और तेहरान पार्स में सबसे ज्यादा तबाही मची है। तो जनरल माथुर, बैंग ऑन जो आप कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे सर। ईरान में बहुत तबाही मच रही है। वो अलग बात है, नैरेटिव थोड़ा चेंज हो गया और कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए क्योंकि उनकी पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जरा हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा सर यहां पर आप सिनेरियो सामने रख दीजिए कि ईरान कितनी पीछे चला गया है इस वॉर की वजह से। और ईरान बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे चला गया। इसके 2 वजह बताता हूं। हम लोग अभी तक लगातार इस बात की बात करते चले आ रहे हैं कि जो ईरान की स्ट्रेटेजी है, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट, डिस्पर्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारी भी पड़ रही है, क्योंकि ये डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज, डिस्पर्स करके आपने इन जो सेमी ऑटोनोमस आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, ये बिल्कुल लूज इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहे हैं और इनके ऊपर किसी और का कोई कंट्रोल मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर पेजेश्कियान शांति की कहीं बात करते हैं तो
वो बात कर रहे हैं शांति की, लेकिन जो शांति करने के लिए एक्चुअल एक्टर्स हैं वो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी की सुन नहीं रहे और लड़ाई आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा भारी उनको नुकसान हो रहा है। जहां तक सवाल ईरान के नुकसान का है, देखिए उनकी नेवी लगभग समाप्त है। हालांकि अभी आपने कहा कि नेवल अटैक हुआ है कुवैत पे और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनकी नेवी लगभग समाप्त है, एयरफोर्स लगभग समाप्त है, एयर डिफेंस उनकी टोटली डिग्रेडेड है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता उनकी खत्म सी हो गई है। सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की फोर्स उनके पास है, वो भी इस तेजी से गौरव ये खत्म होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। जिस प्रकार के हमले पहले हो रहे थे वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो हमें एक तरफा असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा सर। जो आप कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल को नुकसान हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बम गिर रहे हैं, तो ईरान पर भी बहुत बम गिर रहे हैं। बिल्कुल सर मैं आता हूं आपके पास। देखिए कुछ और बड़ी खबर है। देखिए तेहरान में बर्बादी की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाकों के बीच आईडीएफ की बमबारी से तेहरान की सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। हमलों से आसपास की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। यह ईरान की तस्वीर देखिए आप। और इधर अमेरिका मान नहीं रहा है, लगातार डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एक और अमेरिकी वॉरशिप फारस की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सैन डिएगो से रवाना किया गया है। निमिट्ज क्लास के वॉरशिप से घेराबंदी का ऐलान किया गया है। तो एक और वॉरशिप आ रहा है ईरान की तरफ। यूएसएस त्रिपोली तो पहुंच ही गया है, अब थियोडोर रूजवेल्ट आ रहा है यहां पर। निमिट्ज क्लास का ये वॉरशिप है। तो थियोडोर रूजवेल्ट क्या है? 90 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट, E-2D एडवांस्ड हॉकाई, EA-18G ग्रोलर, E-2C हॉकाई, C-2A ग्रेहाउंड, MH-60 RSC हॉक, ये तमाम जो हेलीकॉप्टर्स और विमान हैं इस पर तैनात हैं। कितना ताकतवर है ये? गाइडेड मिसाइल क्रूजर से लैस है। डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बी खतरों से सुरक्षा ये कर सकता है। निमित्ज श्रेणी का न्यूक्लियर वॉरशिप है, रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। खासियत क्या है? लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकता है। ये बिग स्टिक के रूप में जाना जाता है और यही अब एक बड़ा खतरा ईरान के लिए हो सकता है। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाता हूं, फिर एम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगा। मिडिल ईस्ट में सैंडकॉम की बड़ी तैयारी चल रही है। 3,500 अमेरिकी मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच गए। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की भी तैनाती है। टैक्टिकल और एम्फीबियस सिस्टम से लैस हैं ये। तो एक तरफ बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ मरीन कमांडोज पहुंच रहे हैं। एयर जो सुप्रीमेसी है वो तो दिख ही रही है इजराइल और अमेरिका के पक्ष में। तो अमेरिकी नौसेना बड़ी जंग की तैयारी में है। अमेरिका का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस त्रिपोली पहुंच चुका है। 3,500 मरीन्स इस पर तैनात हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश रवाना हो चुका है जो मिडिल ईस्ट में जाएगा। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सैन डिएगो से रवाना हो चुका है। अब जंग में पहले से कौन से शामिल हैं? यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही जंग में शामिल हैं। एम्बेसडर वोरा एक छोटा सा मैं अपडेट ले लूं, फिर आता हूं आपके बाद, ब्रेकिंग लेता हूं। एम्बेसडर वोरा मुझे ये बताइए, मैं एज अ वॉर स्ट्रैटेजिस्ट तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप भी डिप्लोमेसी को समझते हैं, आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। एक ऑन गोइंग वॉर में इस तरह से अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना, वो भी तब जब ये कहा जा रहा हो कि देखिए 1 महीने में ईरान को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, जेडी वैंस कह रहे हैं हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, ट्रंप कह रहे हैं हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, तो फिर ये तैनाती क्यों हो रही है? इसका क्या मकसद दिखता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन वहां की सरकार तो वही है ना, मुल्ला लोगों की, हाँ। जो लड़ती जा रही है, उसको बदलना इनका मकसद है। ईरान तैयार है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, लेकिन भरोसा उस पर कोई नहीं करता। पहले भी उसने धोखा दिया, अमेरिका, वो कहता है अमेरिका ने हमको धोखा दिया। ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप ने कहा था 6 अप्रैल तक मैं कुछ नहीं करूंगा, आपकी एनर्जी फैसिलिटीज को नहीं मारूंगा, उसने उसको बिल्कुल नकार दिया। वो मारता जा रहा है, ठोकता जा रहा है। अभी खबर आई थी कि उनका जो मिडिल ईस्ट का एक ही सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में, जो ईरान में है, 1000 मेगावाट का, रूसी लोग बना रहे थे, वहां काम करते हैं। खबर आई थी कि उस पर मिसाइल मारी थी लेकिन उसके ऊपर नहीं गिरी, उसके पास में गिरी। अरे इजराइल का इतना अच्छा निशाना है, उसके पास में क्यों गिराएंगे? उन्होंने जो उसकी पावर सप्लाई थी उसको खत्म कर दिया। वो काम नहीं कर रहा सर, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एनर्जी। तो ये अब हल्के हल्के जो सिविलियन लोगों को तकलीफ होती है, अब वहां पे इनका फोकस शिफ्ट हो गया और ये रुकने वाले नहीं है। बहुत ताकत है, मारते जाएंगे जब तक फिर से वो सोच रहे हैं, सिविलियंस आके कहेंगे कि भाई बहुत हो गया, झुकना नहीं, रुकना नहीं, मार खा के हम तंग आ चुके हैं, अब बंद करिए इसको। तो आपको लगता है कि ये ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है अमेरिका? 100%। और सर
दो चीजें, मेरा दिल बड़ा खुश है कि ईरान ने दुनिया के दादा को ठोका है, लेकिन मेरा मन कहता है कि दुनिया का दादा इतना मारेगा उसको कि ईरान को पता नहीं लगेगा खड़े कैसे हो। सर यही होता है सबसे स्मार्ट प्लेयर, दोनों तरफ से खेलता है। अमेरिका ने रिजर्व सैनिकों को अलर्ट किया है, जंग में तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा है। वॉर ट्रेनिंग वाले डॉक्टर, वकील, शिक्षकों को रेडीनेस का निर्देश यानी तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी फोर्स के सूत्रों से क्लैश रिपोर्ट का यह दावा है, यानी अमेरिका लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। अब आपको और दिखाते हैं इस बारे में, लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका कैसे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले रिजर्व सैनिकों को अलर्ट किया गया है। मरीन ट्रेनिंग वाले डॉक्टर, वकील, शिक्षकों को रेडीनेस का निर्देश दिया गया है। अमेरिकी मरीन फोर्स रिजर्व के कमांडर लियोनार्ड एंडरसन का आदेश, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरू करने की तैयारी में मरीन फोर्स। अमेरिका में करीब 1,75,000 एक्टिव मरीन सैनिक हैं। अमेरिका में करीब 33,000 रिजर्व मरीन सैनिक हैं। फ्लैश रिपोर्ट यह दावा कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में और तेज होने जा रही है जंग। मिडिल ईस्ट में जल्द नया एस्केलेशन। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क आ गए अब यहां सामने। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। पोलैंड के सहयोगी देशों ने दी है खुफिया जानकारी। सऊदी अरब और यूएई की हो सकती है सीधी भागीदारी, यानी वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई अब ईरान के खिलाफ अमेरिका को एक्टिव वॉर में ज्वाइन करेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में और भड़केगी जंग, ये पोलैंड कह रहा है। यूरोप से वार्निंग आ रही है मिडिल ईस्ट के लिए। उन्होंने कहा, पोलैंड के पीएम ने, कि मिडिल ईस्ट में बहुत जल्द नया एस्केलेशन होगा। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा। पोलैंड के सहयोगी देशों ने खुफिया जानकारी दी है, यानी कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंटेल है। मिडिल ईस्ट में अभी स्थिरता की उम्मीद कम है। जंग में सऊदी अरब और यूएई की सीधी भागीदारी हो सकती है। हूती जैसे प्रॉक्सी बलों के हमलों से तनाव और बढ़ेगा, यह रिपोर्ट कह रही है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा दावा, जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे, ये जेडी वेंस ने कहा है। अगर सारे उद्देश्य पूरे तो भाई ये सब क्यों आप ले जा रहे हो वहां पे। ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, ये वेंस ने कहा है। ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी, ये वेंस ने कहा है। 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं रहेगा, ये जेडी वेंस ने कहा है। और स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप समझते हैं, जेडी वेंस कह रहे हैं सारे उद्देश्य पूरे लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब तो उद्देश्य पूरे ही नहीं हुए। उद्देश्य पूरे तो आप जाइए भाई घर को, अपने सैनिकों को क्यों झोंक रहे हो इस वॉर में। बिल्कुल गौरव, जो जेडी वेंस कह रहे हैं ये उनके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा है। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज्यादा है बनिस्बत इसके कि किसी और के लिए हो, और वो वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर दोहराऊंगा, देखिए जिस प्रकार से ये बात रूस के लिए भी कही जा रही थी कि उनके हथियार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका इजराइल की जो कंबाइंड पावर, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो ईरान से कई 100 गुना बेहतर है। तो ये बात इनको समझना पड़ेगा। और जो रजा पहलवी ने कहा है, उसका स्टेटमेंट आप देखिएगा, जो उन्होंने कहा है, रजा पहलवी ने कहा है कि अब फाइनल जो निर्णय है वो ईरान की जनता करेगी। इतना ज्यादा उनके ऊपर जोर पड़ेगा कि वो वहां पर अंदर से उनके आवाज उभर करके सामने आएगी, ये मुझे लगता है। जहां तक सवाल दूसरी जो कंट्रीज का है, वोरा साहब यहाँ बैठे हैं, उनका एक स्टेटमेंट में चुरा करके आपको बताना चाहता हूं। अरबों का सदैव से ये मत रहा है कि उनको ज्यादा खतरा ईरान से है इजराइल के बनिस्बत। तो ये बात अरब अंदर ही अंदर इस बात को जानता है। और जो पोलैंड वाले जो इंटेल आपको दे रहे हैं, उसकी संभावना काफी बढ़ी हुई है। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक सो कॉल्ड मीटिंग इस्लामाबाद में या जहां पर भी हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक यही अंदेशा निकल सकता है। वो तमाम देश वो हैं जो कि संभावना है कि वो कभी ना कभी अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है, गौरव। और यही बात मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हालात बनते नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से लगातार सऊदी अरब पे, यूएई पे, और इन पे बहरीन पे, कुवैत में अभी हमला हुआ, सब पे हमले हो रहे हैं, कि उसकी पूरी संभावना है कि ये डायरेक्टली उतर करके ईरान के खिलाफ युद्ध में आएंगे। और वो मेरे हिसाब से ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर अमेरिका और उनके सहयोगी राष्ट्र मिलकर के किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, दैट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग फॉर ईरान। ठीक है सर, ये आप जो कह रहे हैं, अब देखना है इसमें क्या होगा। लेकिन अब अगला जो हम यहाँ पर सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, वो देखिए अब ट्रंप और नेटो के बीच किस तरह से अब बिल्कुल यहाँ अलग ही एक तरह की आप कह सकते हैं जुबानी जंग चल रही है। वो आप देखिए, नेटो को बड़ा झटका देने की तैयारी में है ट्रंप। जर्मनी से सैनिक वापस बुला सकता है अमेरिका, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका यूरोप संबंधों में चरम पर है तनाव।
नेटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का अमेरिकी दबाव, अमेरिकी सूत्रों से द टेलीग्राफ का बड़ा दावा। यहां एक अलग जंग चल रही है, वो गोला बारूद से नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन एक दूसरे पर प्रेशर जम के बनाया जा रहा है। अब समझिए आप यहां पर क्या हो रहा है। जर्मनी से अपने सैनिकों को वापस बुला सकता है अमेरिका। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा अलाई है, करीब समझ लीजिए नेटो की 50-60% तो फाइनेंशियल या जो आप कह सकते हैं जो उनकी हथियारों की ताकत है या मिलिट्री पावर है, अमेरिका है। जर्मनी में अभी अमेरिका के 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका और यूरोप के संबंधों में तनाव चरम पर है। नेटो देशों में जीडीपी का 5% खर्च चाहते हैं ट्रंप, और अभी वो 2-2.5% के आसपास खर्च कर रहे हैं ज्यादातर यूरोपीय देश। हालांकि वो बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बढ़ाएंगे। नेटो के बजट में अमेरिका का 16% योगदान है। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों में अभी करीब 1 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई नेटो को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे? क्योंकि ब्रिटेन को जंग में घसीटने की कोशिश में है ट्रंप। ये कहा है ब्रिटेन के पीएम ने, कीर स्टारमर ने। वो कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि हम भी जंग में आ जाएं। ट्रंप के दबाव में फैसले के लिए मजबूर नहीं है हम। ट्रंप को कीर स्टारमर ने कड़ा जवाब दिया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में काम करता हूं, यह कहा स्टारमर ने। क्लैश रिपोर्ट का बड़ा दावा है कि स्टारमर ने 2 टूक जवाब दिया है ट्रंप को। और अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा ईरान। अमेरिका से बातचीत पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का सीधा इनकार। बातचीत के बीच ईरान पर 2 बार हमला हो चुका है। अमेरिकी वादों के बावजूद एनर्जी ठिकानों पर हमले हुए हैं। टॉप लीडर्स की हत्या में लगे हैं अमेरिका और इजराइल। इन सब के बीच क्या बात की जाए, ये कहते हुए पेजेश्कियान। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी में है अमेरिका। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। 2 महीने तक चल सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, ये रिपोर्ट कह रही है। मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं अमेरिका के हजारों मरीन सैनिक। द वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। और ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन, मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो चुका है। 2 महीने तक चल सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। खर्ग द्वीप और होर्मुज स्ट्रेट पर सबसे पहले कब्जे की कोशिश। स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स और पारंपरिक ग्राउंड फोर्स शामिल होगी। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के हजारों मरीन सैनिक। मिडिल ईस्ट पहुंचे यूएसएस त्रिपोली में 3,500 से ज्यादा सैनिक। अब सवाल यह है कि ये जो फेज होगा, अब इसको 2 तरीके से देखते हैं यहां पर। एम्बेसडर वोरा, 2 तरीके से। एक तो जो देखिए नेटो को जिस तरह से ट्रंप ने बिल्कुल एक कैसे कह दीजिए टूटने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, कभी नरम कभी गरम, कभी नेटो अच्छा है, कभी नेटो की जरूरत नहीं है। अब देखिए ब्रिटेन के पीएम ने जो कहा है, क्या ट्रंप ये कोई ट्रंप जान पहचान के कोई मूव कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, या ये केवल अपने इल्यूजन में है ट्रंप? क्योंकि अगर यहां पर ये वॉर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ट्रंप को चाहे नेटो का मिलिट्री सपोर्ट नहीं चाहिए हो, लेकिन एक आपको मॉरल सपोर्ट तो चाहिए होगा दुनिया का। ट्रंप ने एक चीज कही थी बहुत देर पहले पब्लिकली कि मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, यूएन की परवाह नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है और किसी की बात मैं नहीं सुनता हूं, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। ये सही है सर कि अगर अमेरिका नहीं है तो नेटो खत्म हो जाएगा। नेटो तो बिल्कुल नपुंसक है। जीडी वैंस का आपने स्टेटमेंट सुना था अभी जो आपने प्ले किया, तो कहता था वी हैव न्यूटर्ड ईरान। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसक बना दिया है। वी हैव मेड देम टोटली अनप्रोडक्टिव, कुछ नहीं वो कर पाएंगे। सो सर अगर आप कंपेयर करते हैं गाजा के साथ, वहां पर यूएन के अंतर्गत उनके फिगर्स में, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, 18 बिलियन में 9 शून्य होते, बिलियन का नुकसान हुआ, 350 साल लगेंगे रीबिल्डिंग की। मेरा ये उन्होंने कहा, यूएन ने। मेरा मानना है कि ईरान में आज तक सर कम से कम $100 बिलियन, बिलियन 9 शून्य का नुकसान हुआ, उनको 500 साल लगेंगे वापस लाने में, अनलेस सरकार बदल जाती है, जैसा इराक में हुआ है। अमेरिकन कंपनीज आती हैं, तेल बेचती हैं और रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। अपने आप ईरान कुछ नहीं कर पाएगा और उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा सर। ठीक, इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर 3 तरफ से अटैक। आइए जरा आपको दिखाते हैं अब हम आपके लिए कौन सी यहां पर अगली स्टोरी लेकर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण हमला जो हम बात कर रहे थे, इसी पर अब बात आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अब मिडिल ईस्ट पर हमला करके अपना बदला ले रहा है। और ये जो सारे देश हैं, जो इराक और इधर कुवैत, सऊदी अरबिया, इधर आप देखिए ओमान, ये कतर, इन सब पर किस तरह से वो लगातार अटैक कर रहा है और इनको दहला रहा है। इजराइल पर 3 तरफ से अटैक। देखिए बड़ी खबर, हूती हिजबुल्लाह के सबसे नए हमले। आइए जरा इस पर दिखाते हैं आपको बिग वॉल पर। 3 तरफ से अटैक, कैसे एक ईरान मार रहा है, दूसरी तरफ हूती और हिजबुल्लाह भी कर रहे हैं। 3 अटैक हो गए। मिडिल ईस्ट से रूस तक ऑयल रिफाइनरी टारगेट की जा रही है। रूस तक, इस जगह से नहीं, वो यूक्रेन कर रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट से लेकर रूस तक ऑयल रिफाइनरी टारगेट की जा रही है।
अब आइए इसको और डिटेलिंग करते हैं इसकी। ईरान ने लॉन्च की हमलों की 86वीं वेव। IRGC ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाकर हमले किए गए। इजरायल की यूनिवर्सिटी पर हमले की चेतावनी दी है अब यहां पर ईरान ने। क्या कहा है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्कूलों पर हमले की वार्निंग दी गई। तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले का बदला लेगा ईरान। इजरायल और अमेरिका के स्कूल और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाकर IRGC ने इजरायल और अमेरिका के 2 यूनिवर्सिटी पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने हालांकि प्रोफेसर्स को, वहां के कर्मचारियों को यह वार्निंग दी है, वहां के स्टूडेंट्स को कहा है कि वो छोड़ के चले जाएं यहां से। और जंग के बीच ईरान को रूस से सैन्य मदद मिल रही है। ईरान को एडवांस शाहिद ड्रोन दे रहा है रूस। ईरान को बड़े पैमाने पर ड्रोन सप्लाई का दावा है। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक बड़ा हमला हुआ है। रूस के 2 बड़े ऑयल पोर्ट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। भीषण आग की चपेट में रूस की ऑयल फैसिलिटी। ये देखिए, ये तस्वीर ईरान की नहीं है, ये तस्वीर रूस की है। प्रिमोर्स ऑयल टर्मिनल पर हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा दावा किया गया है। लेकिन इसी बीच रूस के उस्त-लुगा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया गया है। यूक्रेन के सुसाइड हमलों से हड़कंप मच गया है। ऑयल पोर्ट पर विस्फोट से आग लग गई है। टैंक फार्म और ऑयल लोडिंग स्टैंड तबाह हो गए। एक हफ्ते में तीसरी बार उस्त-लुगा पर हमला हुआ है। यह ऑयल रिफाइनरी है रूस की। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहल गया है उस्त-लुगा ऑयल टर्मिनल। बाल्टिक सी में से लगे शहरों में यूक्रेन ने हमले बढ़ा दिए हैं। हमलों से रूस का 40% तेल निर्यात प्रभावित हुआ है।